सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, और इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स। एंगल्स क्या होता है ये तो हमने देख लिया, अब एंगल्स को हम कंपेयर करेंगे। कौन एंगल छोटा कौन बड़ा ये कैसे पता करेंगे, वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप ये समझ लो कि एंगल के जो आर्म्स हैं उनकी लेंथ से एंगल का कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर मैं आर्म की लेंथ को छोटा कर दूं तो एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आर्म की लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो भी एंगल उतना ही रहेगा। आर्म की लेंथ छोटा बड़ा करने से एंगल पे फर्क नहीं पड़ता, एंगल कम ज़्यादा नहीं होता। एंगल चेंज तब होता है जब आर्म्स को हम रोटेट करते हैं। अब जैसे ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है, इसको हमने यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर लिया तो ये वर्टेक्स हो गया। अब देखो जितना हम इसको ऐसे बंद करेंगे एंगल उतना छोटा होगा, और जैसे जैसे ये ओपन करते जाएंगे एंगल ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो दोनों आर्म जितने करीब आते जाएंगे एंगल छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे हम इसको दूर करते जाएंगे एंगल बड़ा होता जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग दियर माउथ। तो यहाँ एनिमल्स की फोटो बनी है जो अपना माउथ ओपन किए हैं। क्या आपको यहाँ एंगल दिखाई पड़ रहा है? अगर हाँ, मार्क द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच ऑफ देम। अगर एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है तो आर्म्स और वर्टेक्स आप मार्क करिए। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये हमने आर्म्स और वर्टेक्स मार्क कर लिया, एंगल भी शो कर दिया कर्व लाइन से। कुछ जो माउथ है वो ज़्यादा वाइड ओपन है, यानी ज़्यादा मुंह खुला हुआ है दूसरों से। जितना ज़्यादा जॉज टर्न करेंगे, जो जबड़े हैं जितना ज़्यादा खुलेंगे, जितना ज़्यादा टर्न करेंगे, उतना ही बड़ा एंगल होगा। क्या आप अरेंज कर सकते हो इन एंगल को जो यहाँ पर पिक्चर में एनिमल्स बने हैं, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे छोटा एंगल पहले उसका नंबर दे दो, फिर उसके बाद जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जा रहा है उस ऑर्डर में आप क्या अरेंज कर सकते हो। तो हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया आर्म की लेंथ मत देखो, बस देखो आर्म्स कितने वाइड है, कितना ज़्यादा मुंह खुला है। जिसका मुंह ज़्यादा खुला होगा वो बड़ा एंगल होगा। सबसे छोटा वाला हमको चाहिए ना। अगर ये फिश देखो, इसका माउथ बहुत कम खुला है, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना था, तो हमने इसको 1 नंबर दे दिया। फिर उसके बाद देखोगे तो आपको क्रोकोडाइल का दिखेगा, तो 2nd नंबर इसको दे दिया। क्रोकोडाइल से बड़ा माउथ किसका खुला है? स्नेक का खुला है, तो 3 नंबर इसको दे दिया। और सबसे बड़ा मुंह खुला है इस बर्ड का, इसको 4 नंबर हमने दे दिया। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा कोई इंसेक्ट या अर्थ फॉर्म टाइप का बना है, लेकिन ये बहुत छोटा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इतना छोटा बना है और उसका माउथ भी सही से नहीं समझ में आ रहा है। फिर आप देखो जो एनिमल्स आपको बने हुए हैं वो अपने एक सर्किल के अंदर बने हैं, पूरा ऐसे गोलाई के अंदर बनाकर तब इनकी इमेज बनी है। ये तो इस बर्ड इसको खा रही है, तो वो दिखा रहे हैं कि ये मुंह क्यों खोली है, ये अर्थ फॉर्म या कोई और इंसेक्ट है जो उसके माउथ में जा रहा है। ठीक है, तो इसका आपको नहीं बनाना है, बस यही है। क्या हमेशा आसान होता है 2 एंगल्स को कंपेयर करना? ऊपर वाला तो हमने कंपेयर कर लिया, लेकिन यहाँ पर इमेज जो बनी है वो देखो। इन दोनों में बताओ किसका एंगल बड़ा है, छोटा है, या दोनों एंगल इक्वल है? बता सकते हो? देख के आइडिया नहीं लग रहा। इसी तरह ये वाले और ये वाले एंगल देख लो, यहाँ भी देख के हमको आइडिया नहीं लग रहा कि कौन एंगल छोटा है कौन बड़ा है, या दोनों इक्वल है। तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है जहाँ एक नज़र में देख के आपको ना पता चले कि एंगल छोटा है या बड़ा है, तो उस केस में कंपेयर कैसे करोगे? तो यहाँ जो एंगल आपको ऊपर बने हैं इनको लेबल करो, कैसे कंपेयर करोगे ये आप बताओ। तो लेबलिंग करना तो आप जानते हो। एक आर्म पे हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे, इसको चलो ए नाम दे देते हैं। फिर ये जो वर्टेक्स है इसको बी नाम दे दिया। फिर दूसरे आर्म पे एक पॉइंट लगा देंगे, इसको सी नाम दे देंगे। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? ए बी सी या सी बी ए। ठीक है, जो वर्टेक्स होता है वो बीच में आता है, बाकी दोनों को इधर उधर कर सकते हो, ए को पहले सी को लास्ट में, या सी को पहले ए लास्ट में। इसी तरह बाकी सबका भी कर लो। तो एंगल की लेबलिंग हमने कर ली, इस तरह से आप ड्रॉ कर लेना। अब कंपेयर कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो पहला मेथड आता है कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रख दो, तो एक के ऊपर एक रखोगे तो पता चल जाए कौन छोटा कौन बड़ा। जैसे 2 पेपर शीट है मेरे पास, अगर एक के ऊपर एक दूसरे को रख दूँ तो आइडिया लग जाए कौन छोटा कौन बड़ा। तो वही काम यहाँ पर होगा। कोई भी 2 एंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं एक के ऊपर एक रख के, यानी जिसको हम सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। सुपर इम्पोजिशन करते टाइम जो वर्टेक्स होते हैं एंगल के वो ओवरलैप करने चाहिए, यानी एक के ऊपर एक आने चाहिए। तो सुपर इम्पोजिशन के बाद ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पर देखो 2 एंगल हमारे पास हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, एक एंगल को उठा के दूसरे के ऊपर रख देंगे। चलो ए बी सी को हम पी क्यू आर के ऊपर रख देते हैं। तो हमको क्या बताया गया था कि जो वर्टेक्स है वो एक के ऊपर एक आएगा, यानी बी और क्यू बिल्कुल एक के ऊपर एक रख दो। तो चलो इसको हम उठाते हैं और ये बी और क्यू को बिल्कुल एक पॉइंट पे मिला देते हैं। अब यहाँ देखो बी और क्यू तो एक के ऊपर एक है। दूसरा आपका जो आर्म बी सी है वो क्यू आर वाले आर्म के बिल्कुल ऊपर है, लेकिन ए बी और पी क्यू वाला जो आर्म है
वो अलग अलग हैं। अब एंगल हम कैसे कंपेयर करते हैं? रोटेशन से। BC वाले आर्म को इतना रोटेट करना पड़ेगा तब वो AB वाले आर्म तक पहुंचेगा। वहीं QR वाले आर्म को और ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा तब वो PQ वाले आर्म तक पहुंचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल PQR इज ग्रेटर देन एंगल ABC। तो देख लिया आपने, हमने एक एंगल को उठा के दूसरे एंगल पे रख दिया इस तरीके से। तो यहाँ से देखने समझ में आ गया कि भैया ABC वाला जो एंगल है वो छोटा है, PQR वाला जो एंगल है वो बड़ा है। तो ये जो पिक्चर है वो शो कर रही है कि दो एंगल सुपर इम्पोज हो गए हैं। तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि एंगल PQR इज लार्जर देन एंगल ABC। अब इक्वल एंगल्स ये देख लेते हैं। अब चलिए कंसीडर करते हैं एंगल AOB और XOY। नीचे फिगर जो दी है वो AOB ये वाला एंगल और XOY ये वाला एंगल बिल्कुल एक के ऊपर एक रखो, यानी वर्टेक्स को एक के ऊपर एक रखेंगे। देखो क्या होता है। यहाँ देखो फिगर में क्या आ रहा है, बिल्कुल दोनों आर्म एक के ऊपर एक आ गए हैं और वर्टेक्स एक के ऊपर एक आ गया है, कोई भी आर्म आगे पीछे नहीं है। द कॉर्नर ऑफ बोथ द एंगल्स मैच एंड द आर्म ओवरलैप। तो जो कॉर्नर है, कोने हैं, वो मैच कर जा रहे हैं। आर्म्स बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जा रहे हैं, यानी OA OX के ऊपर आ गया है और OB OY के ऊपर। देख लो OA और OX एक के ऊपर एक है, OB और OY ये एक के ऊपर एक है। तो जब कभी ऐसा हो जाए कि वर्टेक्स वर्टेक्स के ऊपर और दोनों आर्म एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, तो उस केस में जो एंगल है वो इक्वल माना जाता है कि उनका साइज इक्वल है। अब ऐसा क्यों? द रीजन दीज एंगल्स आर कंसीडर्ड टू बी इक्वल इन साइज इज बिकॉज वी विजुअलाइज ईच ऑफ द एंगल एज बीइंग फॉर्म बाय रोटेशन। क्योंकि एंगल को हम कैसे समझते हैं कि कितना रोटेट करना पड़ा, कितना टर्न करना पड़ा। अगर बराबर टर्न करना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट का टर्न करना पड़ेगा, तो एंगल भी इक्वल होगा। वी कैन सी दैट देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन नीडेड टू मूव OB टू OA। यहाँ देखो, ये हमारा OB है, ये OA है। OB को OA तक पहुंचाने के लिए इतना रोटेट करना पड़ेगा। और यही वाली लाइन हमारी OY भी है और ये लाइन OX है। OY को OX तक पहुंचाने के लिए उतना ही तो टर्न करना पड़ रहा है, कुछ आगे तक थोड़ी ना हम जा रहे हैं या और पीछे तक थोड़ी ना रह जा रहे हैं। जितना OB को टर्न किया था OA तक पहुंचाने के लिए, उतना ही हमने OY को टर्न किया OX तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से एंगल हमारा इक्वल हो गया, क्योंकि रोटेशन हमको इक्वल करना पड़ रहा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपर इम्पोजिशन, when two angles are superimposed and the common vertex and two rays of both the angles lie on top of each other, then the size of the angles are equal। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइज इक्वल कब होते हैं। तो सुपर इम्पोजिशन के हिसाब से ये बात है कि जब दो एंगल को सुपर इम्पोज किया जाता है तो उनके जो कॉमन वर्टेक्स है वो और दोनों जो रेज हैं दोनों एंगल की वो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जा रही हैं। तो उस केस में जो साइज है एंगल का वो इक्वल होगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर, और कहाँ पर हम सुपर इम्पोजिशन का यूज़ करते हैं कंपेरिजन के लिए। तो लाइन की लेंथ को कंपेयर करना हो तो भी हम करते हैं। जैसे एक लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया और एक दूसरा लाइन सेगमेंट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अब दोनों को कंपेयर करो, कौन छोटा कौन बड़ा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे, बिल्कुल एक के ऊपर एक रख देंगे। तो ये देखो ब्लू वाली लाइन को रेड के ऊपर रख दिया। यहाँ ध्यान से देखो, ये इतना हिस्सा रेड वाला निकला हुआ है, यानी रेड वाली लाइन हमारी बड़ी है। तो यहाँ लिख सकते हो कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर कंपेयरिंग टू लाइन सेगमेंट्स। अब पेज नंबर 23 पे जो फिगर इट आउट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ले लो, उसको फोल्ड कर दो, तो मोड़ोगे तो बीच में लाइन बन जाएगी कि नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मोड़ने पे ये इस तरह से लाइन बन गई। तो जो लाइन बन गई मोड़ने की वजह से उस पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वैसे तो मोड़े रहोगे तो मोड़ का एक निशान बनेगा, उस निशान पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द फोल्ड्स एंड साइड्स ऑफ द पेपर। आपको पहले तो नाम लिखना है और फिर कंपेयर करना है एंगल्स, कौन से एंगल फॉर्म बिटवीन फोल्ड एंड साइड। मेक डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल्स विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। तो ये साइड हम पकड़ लेते हैं और इधर से ये फोल्ड पकड़ लेते हैं। ये इस तरह से हमने एरो बना दी। तो अब देखो यहाँ बीच में एक एंगल बनना है। इसी तरीके से एक आर्म हम इधर बना दें, तो देखो ये ग्रीन वाला आर्म और ये रेड वाला, इसके बीच में यहाँ एक एंगल बनना है। तो ये दो एंगल हमने बना दिया। बाकी इधर साइड एंगल नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ फोल्ड के कोई कनेक्शन में नहीं है, फोल्ड से टच तो नहीं है ना, यानी इधर साइड तो कोई फोल्ड है नहीं। नीचे वाले की बात कर लें तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल जो बनेगा ये बिल्कुल सेम होगा जो कि ऊपर बनना है। कैसे सेम होगा, आगे आप एंगल्स के बारे में जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ोगे ना तो वहाँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो बस ये इतना ही हमको ड्रॉ कर लेना है, चाहे ऊपर साइड ड्रॉ कर लो या नीचे साइड ये दो एंगल ड्रॉ कर लो, आपकी मर्जी। अब यहाँ कुछ नाम रख दो। इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, ये A हो गया, B हो गया और इसको C मान लेते हैं। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, AOB, और इधर एंगल बनेगा BOC या COB। तो ये दो एंगल हमने बना दिया। अब देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा, देख के ही खुद ही बताओ
कि ए ओ बी बड़ा है कि सी ओ बी। यहाँ पर मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, देखो ये वाला एंगल छोटा है ना, ये वाला बड़ा है, यानी सी ओ बी बड़ा है और ए ओ बी छोटा है। तो बस यही आपको लिख देना है, कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है ये आपको बताना है। तो पहले तो इस तरीके से आप ये रेक्टेंगुलर शीट ड्रॉ करोगे, फिर उस पर फोल्ड बनाओगे और जैसे एंगल मार्क किया ये इतना पूरा मार्क करोगे, तब आपको ये लिखना है हेयर एंगल सी ओ बी इज लार्जेस्ट एंड एंगल ए ओ बी इज स्मॉलेस्ट। अब इसी तरीके से और भी आप रेक्टेंगुलर शीट ले सकते हो और अलग अलग तरीके के फोल्ड बना सकते हो, तो उस केस में और ढेर सारे एंगल आपको मिल जाएंगे, तो उस तरह से भी कंपेयर कर सकते हो। ये तो यहाँ पर जस्ट मैंने दो का कंपेयर करके दिखा दिया, तो इतना भी काफ़ी है। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। तो हर केस में बताओ कौन सा एंगल ग्रेटर है और क्यों है, ये भी आपको बताना है। ए वाला पार्ट है एंगल ए ओ बी, देखते हैं कौन सा एंगल है ये ए ओ बी, ये वाला एंगल। और एंगल एक्स ओ वाई, कहाँ है भैया एक्स ओ वाई, ये एक्स है फिर ओ है फिर वाई है, यानी ये वाला एंगल। देख के ही साफ साफ समझ में आ रहा है कि ओ वाई और ओ एक्स जो आपके आर्म है वो कम खुले हैं, वहीं ओ ए और ओ बी ये ज़्यादा फैले हुए हैं, यानी ये जो रेड वाला है एंगल ए ओ बी ये बड़ा है एंगल एक्स ओ वाई के। जब देख के पता चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हमको इस पर यानी सुपर इम्पोजिशन किए बगैर भी हम बता सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख देना एंगल ए ओ बी इज़ ग्रेटर देन एक्स ओ वाई। रीज़न भी लिखना था बिकॉज, अब रीज़न सुन लो, ओ बी वाले जो आर्म है इसको हमको इतना टर्न करना पड़ेगा तब जाके वो ओ ए तक पहुँचेगा। सारा खेल तो टर्निंग का है, कितना रोटेशन करना पड़ेगा कितना टर्न करना पड़ेगा। वहीं ओ वाई वाला जो आर्म है उसको बस इतना रोटेट करोगे इतना टर्न करोगे तो ओ एक्स तक पहुँच जाएगा। तो ज़्यादा टर्निंग किस में करनी पड़ी, ज़्यादा रोटेशन किस में करना पड़ा, ओ बी को ओ ए तक पहुँचाने में। तो रीज़न में आप लिखना बिकॉज अमाउंट ऑफ रोटेशन नीडेड टू मूव ओ बी टू ओ ए इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ ओ वाई टू ओ एक्स। ओ बी को ओ ए तक पहुँचाने में ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा और ओ एक्स को ओ वाई तक पहुँचाने में कम रोटेट करना पड़ रहा है। ये देखने से हमको पता चल रहा है, तो ये रीज़न हो गया। अब बी वाला पार्ट देख लो, एंगल ए ओ बी और एक्स ओ बी। ए ओ बी तो हमारा यही वाला एंगल है, एक्स ओ बी ये एंगल बनना है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि ओ बी को इतना रोटेट करेंगे तो ये ओ एक्स तक पहुँचेगा, वहीं ओ बी को और ज़्यादा रोटेट करेंगे तब ये ओ ए तक पहुँचेगा। एंगल ए ओ बी इज़ ग्रेटर दैन एंगल एक्स ओ बी। रीज़न में वही चीज़ लिखोगे जो ऊपर हमने लिखी थी, बिकॉज अमाउंट ऑफ रोटेशन नीडेड टू मूव ओ बी टू ओ ए इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ ओ बी टू ओ एक्स। ओ बी को ओ ए पहुँचाने में ज़्यादा रोटेट करना पड़ रहा है, ओ बी को ओ एक्स तक पहुँचाने में कम रोटेट करना पड़ रहा है। इसी तरह सी वाला देख लो, एक्स ओ बी और एक्स ओ सी, एक्स ओ बी और एक्स ओ सी, ये तो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गया। दोनों एंगल वही तो हैं क्योंकि ओ बी और ओ सी एक के ऊपर एक है। तो देखो ये ओ बी और ओ सी एक के ऊपर एक हो गया, इसका मतलब ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल एक्स ओ बी इक्वल एंगल एक्स ओ सी बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन नीडेड टू मूव ओ बी टू ओ एक्स एंड ओ सी टू ओ एक्स। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल एक्स ओ वाई और एंगल ए ओ बी, गिव रीज़न। तो एक्स ओ वाई ये वाला जो एंगल है ये बड़ा है या फिर एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल कौन सा ग्रेटर है, रीज़न भी आपको देना है। तो यहाँ पर रोटेशन का इतना क्लियर आइडिया नहीं लग पा रहा है, यहाँ पर चलो सुपर इम्पोजिशन लगा लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हमको समझ में आएगा। तो जब कभी देख के आइडिया लग जाए कि हाँ रोटेशन किस में ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा हो तो उसमें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन देख के क्लियर आइडिया ना लग पाए तो फिर सुपर इम्पोजिशन लगा लेना। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो ए ओ बी इसको मैंने ब्लैक से बनाया है और एक्स ओ वाई इसको रेड से बनाया है। ऐसे देख के नहीं समझ में आ रहा ना, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा रोटेट करते हैं, घुमाते हैं इस तरह से कि ओ वाई ओ बी के बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाए। तो फिर देख लेंगे दूसरा वाला आर्म कहाँ पर आ रहा है। तो इसको रोटेट किया और बिल्कुल वर्टेक्स पे वर्टेक्स मिला लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओ बी को ओ ए तक जाने के लिए इतना रोटेट करना पड़ेगा, वहीं ओ वाई को ओ एक्स तक जाने के लिए ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इतना ड्रॉ करने के बाद आप लिख देना आफ्टर सुपर इम्पोजिशन वी कैन क्लियरली सी दैट, हम साफ साफ देख पा रहे हैं एंगल एक्स ओ वाई इज ग्रेटर दैन एंगल ए ओ बी। तो रीज़न के फॉर्म में ही आपने लिख दिया कि सुपर इम्पोजिशन से हमने ये पता किया है, तो ये रीज़न हो गया। कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन, बिना सुपर इम्पोजिशन किए किस तरह से एंगल कंपेयर कर सकते हैं। साइड में फिगर देख सकते हो, दो क्रेन है जो आर्ग्यू कर रही हैं, बहस कर रही हैं अबाउट हु कैन ओपन दियर माउथ वाइडर, कौन अपना मुंह ज़्यादा चौड़ा खोल सकता है। मुंह खोलने में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। जैसे यहाँ देख सकते हो ये एंगल बनना है, ये एंगल बनना है। तो कहने का मतलब ये हु इज़ मेकिंग अ बिगर एंगल, जिसका मुंह ज़्यादा खुलेगा उसका एंगल बड़ा होगा। तो किसका एंगल बड़ा बनना है, यानी किसका मुंह ज़्यादा खुल रहा है। तो चलिए पहले उनका एंगल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे
कि किसका एंगल बड़ा है। तो इस तरीके से हमने आर्म्स बना दिए, पॉइंट मार्क कर दिए, ये दोनों एंगल हमने बना दिए, इतना काम हो गया। अब पता करते हैं। बिफोर वन को ट्रेस द एंगल सुपर इम्पोज दैम एंड देन चेक। तो इसको आप सुपर इम्पोज करके एक बार चेक भी कर सकते हो, बट कैन वी डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन। लेकिन क्या बिना सुपर इम्पोजिशन के भी हम कर सकते हैं? क्योंकि होगा क्या, देखो ये तो मैं डिजिटली आपको बता रहा हूँ, यहाँ से एनिमेशन के थ्रू इधर उधर कर दिया, लेकिन आपकी बुक में बना है, आपने कॉपी में ड्रॉ किया है, वहाँ कैसे सुपर इम्पोज करोगे? एक एंगल को उठा के दूसरे के ऊपर रखोगे कैसे? वो तो आपने ड्रॉ कर दिया ना, अब वहाँ थोड़ी ना इधर उधर मूव कर सकते हो। तो वो तो एक तरीका आपको बता दिया गया, लेकिन जो अब बताया जा रहा है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यानी कॉपी में अगर आपने दो एंगल ड्रॉ किए हैं तो उसमें एक एंगल उठा के दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते, वहाँ पर यही वाला मेथड आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट सर्किल है, यानी इसके आर पार देखा जा सकता है, जिसको हम मूव कर सकते हैं और फिगर्स के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। क्या इसका यूज़ हम कंपैरिजन के लिए कर सकते हैं? तो चलिए इससे मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सर्कुलर पेपर है उसको प्लेस करेंगे एंगल पे, जो कि पहली वाली क्रेन बना रही है। सर्किल को इस तरीके से हमको रखना है कि जो सेंटर है वो एंगल के वर्टेक्स पे आए, यानी जहाँ उसकी चोंच खुल रही है, दोनों चोंच मिल रही है, वहाँ पर इसका सेंटर आना चाहिए। और वहाँ पर फिर ए और बी मार्क करेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ देखो ट्रांसपेरेंट सा सर्किल मैंने ले लिया है, इसके सेंटर को ओ नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, सर्किल को उठाएंगे और ये पहले वाले की चोंच के ऊपर रख देंगे, बिल्कुल ये सेंटर इस तरह से मैच कर जाए। ये देखो एक के ऊपर एक आ गया ना। अब यहाँ पर देखो इसकी जो चोंच ऐसे जा रही है, ये आर्म हो गया, इसी तरह से नीचे वाला ये आर्म हो गया। तो इसी आर्म पे एक पॉइंट हमको मार्क कर देना है। तो चलो यहाँ एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, इसका नाम हमने बी पॉइंट रख दिया, और एक इधर पॉइंट मार्क कर देते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा है चोंच का उस पर मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल यहाँ बीच बनेगा ना, ये पूरा बाहर वाला नहीं लेना है। और इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं। अब इस सर्किल को उठाएंगे और दूसरे वाले क्रेन की चोंच पे रखेंगे। तो इसको हम थोड़ा रोटेट करते हैं, घुमा देते हैं। अब यहाँ देखो इस दूसरी वाली क्रेन की चोंच पे भी हम एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, यहाँ पर इसको एक्स नाम दे देते हैं, और नीचे साइड यहाँ पर हम वाई नाम दे देते हैं। अब खुद देखो ओ वाई को ओ एक्स तक पहुँचने में इतना टर्न करना पड़ेगा, ओ बी को ओ ए तक पहुँचने में और ज़्यादा टर्न करना पड़ेगा। इसका मतलब एंगल ए ओ बी वो ग्रेटर है एंगल एक्स ओ वाई से, और ए ओ बी किसका एंगल है, ये पहली वाली क्रेन का। इसका मतलब पहली वाली क्रेन का जो जॉज हैं वो और ज़्यादा वाइड खुले हुए हैं, चौड़ा मुंह खुला है, इसका एंगल ज़्यादा बनाएगा। और दूसरी वाली जो क्रेन है ये सेकंड वाली, इसका मुंह कम खुला है, तो एंगल छोटा बनेगा। तो इस तरीके से सर्किल पे भी हम मार्क करके कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या किया हमने, ट्रांसपेरेंट से एक सर्किल लिया, उसको उठाकर हमने उसका जो सेंटर था वो उठाकर पहली वाली क्रेन के जो वर्टेक्स था उसके ऊपर रख दिया। फिर आर्म्स पे हमने पॉइंट मार्क कर लिए, वही सर्किल उठा के दूसरे वाली क्रेन पे रख दिया। तो हमें दिखा कि ए वाला पॉइंट तो ये ऊपर आ रहा है, और दूसरे वाली क्रेन का जो ये वाला आर्म है इस पे जो पॉइंट है वो नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब एंगल जो पहले बन रहा था वो बड़ा एंगल बन रहा था। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यही चीज़ देखो बिल्कुल यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि हमने यहाँ पर सर्किल के सेंटर पे वर्टेक्स को रखा, ये ए बी पॉइंट मार्क कर लिया, इस तरह से आपको पॉइंट मिल जाएगा। फिर इसी सर्किल को उठाकर दूसरे एंगल पे रखोगे तो देखो बी वाला पॉइंट ऊपर आ रहा है और नया वाला जो एंगल है उसका वाई पॉइंट नीचे आ रहा है। तो ये अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें तो देख सकते हो ओ ए से ओ बी जाने में ज़्यादा टर्न करना पड़ेगा, ओ एक्स से ओ वाई जाने में कम टर्न करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एंगल एक्स ओ वाई इज़ लेस दैन एंगल ए ओ बी, ये बात है। तो हमसे आप पूछ रहा है विच क्रेन वॉज मेकिंग अ बिगर एंगल, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्रेन। इफ़ यू कैन मेक अ सर्कुलर पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्राई दिस मेथड टू कंपेयर द एंगल्स इन फिगर 2.10 विद ईच अदर। तो एक बड़ा सर्किल अगर आप बना पाओ ट्रांसपेरेंट सा, तो इसका यूज़ करके फिगर 2.10 में जो दिया हुआ है उसको कंपेयर करो। तो फिगर 2.10 यही क्रेनी वाला तो था, उसी तो मैंने आपको करके दिखाई दिया कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद तो टीचर नोट है, टीचर के काम की बात है, आपके काम की बात नहीं है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।